Good morning all. I am Vishal Kumar Sakkani, Assistant Professor Computer Science, MLB Government College नोखा। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग कंट्रोल स्ट्रक्चर्स इन PHP के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कंट्रोल स्ट्रक्चर 3 टाइप के होते हैं: सीक्वेंस स्ट्रक्चर, सिलेक्शन और कंडीशनल स्ट्रक्चर, और इटरेशन और लूपिंग स्ट्रक्चर। जिसमें से सिलेक्शन और कंडीशनल स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इनमें से इफ, सिंपल इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स लैडर, स्विच स्टेटमेंट्स, इन सब के बारे में हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में लर्न किया है। तो आज के इस लेक्चर में हम बेसिकली इटरेशन और लूपिंग स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि PHP लैंग्वेज के अंदर कौन से लूपिंग स्टेटमेंट्स अवेलेबल हैं और उनकी वर्किंग किस टाइप से होती है। तो आज के लेक्चर के लिए कंटेंट्स है लूपिंग स्टेटमेंट्स इन PHP, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप एंड कुछ प्रोग्रामिंग एग्जांपल्स। तो बात करते हैं लूपिंग स्टेटमेंट्स इन PHP। किसी भी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करते वक्त हमें ये कई बार इस टाइप की रिक्वायरमेंट होती है कि कुछ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट या फिर किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट या फिर ब्लॉक ऑफ कोड को एक से ज़्यादा बार एग्जीक्यूट करवाना पड़ता है, मल्टीपल टाइम्स उसको एग्जीक्यूट करवाना पड़ता है। तो लूपिंग स्टेटमेंट को हम किसी स्टेटमेंट या फिर ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट या फिर ब्लॉक ऑफ कोड को मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट करवाने के लिए यूज करते हैं। सी लैंग्वेज में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि लूप्स जो है वो 3 टाइप के होते हैं: फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। इसी टाइप से PHP के अंदर भी लूप्स जो है वो यहाँ पे 4 टाइप्स के होते हैं: फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। ये 3 टाइप के लूप ऑलमोस्ट जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम डिस्कस करते हैं उन सब में कॉमन है। PHP के अंदर फॉर ईच लूप एक जो आपका एरेज को एक्सेस करने के लिए अवेलेबल है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो जब भी कंडीशन को यहाँ पे इवेलुएट करेंगे और अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, उस केस में जो भी आपका लूप बॉडी है या फिर जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। और अगर कंडीशन फॉल्स है तो कंडीशन फॉल्स होते ही जो आपका प्रोग्राम कंट्रोल लूप बॉडी के बाद जो भी स्टेटमेंट है उसको ट्रांसफर हो जाएगा। आप और एक अगर जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई, लूप बॉडी एग्जीक्यूट, उसके बाद में फिर से कंडीशन टेस्ट होगी, अगेन यह प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा जब तक कि आपका जो कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। अब बात करते हैं फॉर लूप की। तो बेसिकली फॉर लूप को हम वहाँ पे यूज करते हैं जहाँ पे हमें ये पहले से पता हो कि लूप की बॉडी को या फिर लूप के अंदर जितने ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट या फिर ब्लॉक ऑफ कोड है उसको कितने टाइम कितनी बार एग्जीक्यूट करवाना है यह पहले से पता हो। तो फॉर लूप बेसिकली एक कंडीशन को इवेलुएट करता है और अब उस कंडीशन के ट्रू होने पे लूप बॉडी को एग्जीक्यूट करता है, और जैसे वो कंडीशन फॉल्स होती है तो प्रोग्राम कंट्रोल को लूप बॉडी के बाहर शिफ्ट कर देता है। तो यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर हम देख सकते हैं कि फॉर लूप के लिए फॉर कीवर्ड और उसके बाद में इसके 3 मेन पार्ट होते हैं: इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड अपडेशन। सो फर्स्ट जैसे ही जो आपका प्रोग्राम कंट्रोल आता है तो सबसे पहले इनिशियलाइजेशन सेक्शन पे जाएगा। तो इनिशियलाइजेशन सेक्शन में बेसिकली हम लूप कंट्रोल के लिए जो भी वेरिएबल यूज करते हैं उन वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करेगा। यहाँ पे एक वेरिएबल भी हो सकता है, एक से ज्यादा वेरिएबल भी हो सकता है। और इनिशियलाइजेशन अगेन इट इज ऑप्शनल। और इनिशियलाइजेशन के बाद में कंडीशन को इवेलुएट किया जाएगा, और अगर कंडीशन ट्रू होती है, अगर कंडीशन ट्रू है तो उस केस में जो प्रोग्राम कंट्रोल लूप बॉडी के अंदर एंटर करेगा और लूप बॉडी के अंदर जितने भी स्टेटमेंट्स हैं उन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करने के बाद जो आपका स्टेप नंबर 5 के अंदर जो लूप कंट्रोल वेरिएबल है उसको अपडेट किया जाएगा, और उसको अपडेट करने के बाद में फिर से कंडीशन टेस्ट होगी। और अगर अगेन कंडीशन ट्रू होती है तो लूप प्रोग्राम कंट्रोल लूप बॉडी के अंदर, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो प्रोग्राम कंट्रोल लूप बॉडी के जस्ट बाद में जो भी स्टेटमेंट होगा उसके पास ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि इनिशियलाइजेशन सेक्शन में हम एक या एक से ज्यादा वेरिएबल को इनिशियलाइज लूप कंट्रोल वेरिएबल को इनिशियलाइज कर सकते हैं,
यह ऑप्शनल है। कंडीशन के अंदर बेसिकली हम कंडीशनल एक्सप्रेशंस को यहाँ पे मेंशन करते हैं यूजिंग लूप कंट्रोल वेरिएबल एंड सम ऑपरेटर्स, और ये कंडीशन जब तक ट्रू होगी तब तक लूप बॉडी एग्जीक्यूट होगी। जैसे कंडीशन फॉल्स, प्रोग्राम कंट्रोल लूप बॉडी के जस्ट बाद में जो स्टेटमेंट है उसके पास में ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे कि इफ एल्स के अंदर भी हम एक से ज्यादा कंडीशंस को कंबाइन कर सकते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स की हेल्प से, उसी टाइप से हम यहाँ पे भी एक से ज्यादा कंडीशंस को कंबाइन कर सकते हैं। फिर ये सेक्शन भी आपका ऑप्शनल है। अगर हम यहाँ पे कोई भी कंडीशन मेंशन नहीं करते तो यह एज्यूम किया जाता है कि कंडीशन इज ऑलवेज ट्रू, तो उस केस में आपका जो लूप है वो इनफाइनाइट लूप की तरह से वर्क करेगा। यानी यहाँ पे यह लूप कभी भी जो प्रोग्राम कंट्रोल इस जो आपका लूप बॉडी के बाहर जो स्टेटमेंट है उसके पास में ट्रांसफर नहीं होगा। तो हमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि लूप जब भी हम लूप्स को यूज करें तो वहाँ पे एक कंडीशन जो है इस टाइप की कंडीशन हम मेंशन करें कि वो प्रॉपर्ली लूप को टर्मिनेट करे। उसके बाद में अपडेशन के अंदर हम लूप कंट्रोल वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट करते हैं। तो लूप कंट्रोल वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट करने के लिए जैसे कि हमें एक लूप की बॉडी को 5 टाइम एग्जीक्यूट करना है तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल लूप कंट्रोल के लिए काउंटर वेरिएबल यूज कर सकते हैं। काउंटर को 1 से इनिशियलाइज करके उसकी वैल्यू को यहाँ पे हम कंडीशन पुट कर सकते हैं लेसर देन इक्वल टू 5, और अपडेशन के अंदर हम उसकी वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर सकते हैं। तो जब जैसे ही वैल्यू उसकी 5 से ग्रेटर होगी वो कंडीशन उस केस में फॉल्स हो जाए। तो काउंटर वेरिएबल की वैल्यू में हम इंक्रीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, डिक्रीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, या फिर कुछ और जो भी हम अरिथमेटिक कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहें वो ऑपरेशन हम वैल्यू को अपडेट करने के लिए यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। और अपडेशन यहाँ पे ऑप्शनल है। अब एक इंपॉर्टेंट बात फॉर लूप के बारे में यह है कि फॉर लूप एक एंट्री कंट्रोल लूप है। तो एंट्री कंट्रोल लूप होने का मीनिंग यहाँ पे ये है कि जब भी हम फॉर लूप को यूज करते हैं तो फॉर लूप के अंदर जैसे प्रोग्राम कंट्रोल एंटर होता है तो फॉर जो कंडीशन होता है वो कंडीशन लूप के एंट्री पॉइंट पे इवेलुएट होता है, या फिर कंडीशन को लूप के एंट्री पॉइंट पे टेस्ट किया है। तो इसलिए हम फॉर लूप को एंट्री कंट्रोल लूप भी कह सकते हैं। तो इस एग्जांपल की हेल्प से हम इसकी वर्किंग को अंडरस्टैंड करेंगे। यहाँ पे हमने एक प्रोग्राम बनाया है PHP के अंदर जो भी आपके 1 से लेके 100 तक जितने भी नंबर्स हैं उन नंबर्स का सम फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पे हमने एक सम वेरिएबल लिया है, उसको 0 से इनिशियलाइज किया है। इनिशियलाइज इसलिए किया है इस हमें लूप बॉडी के अंदर इस सम वेरिएबल के अंदर ही कुछ वैल्यू को ऐड करना है। तो अगर इसकी इनिशियल वैल्यू जैसे कि आपका कुछ भी अननोन इनिशियल वैल्यू हो सकती है तो वो जो कि आपके रिजल्ट को अफेक्ट कर सकती है, इसलिए हमने सम को यहाँ पे 0 से इनिशियलाइज किया है। तो उसके बाद में 1 से लेके 100 तक नंबर्स को हम ऐड करने के लिए हमने यहाँ पे एक नंबर्स के लिए एक वेरिएबल आई यूज किया है। आई को 1 से इनिशियलाइज किया है और ये लूप जो आपका 100 टाइम्स रन होगा क्योंकि हमने यहाँ पे कंडीशन पुट किया लेसर देन इक्वल टू 100 और आई की वैल्यू को 1 से यहाँ पे इंक्रीज किया है, यानी आई प्लस प्लस जो कि आई की वैल्यू को 1 से इंक्रीज करेगा। तो और लूप बॉडी के अंदर ये जो यहाँ पे जो ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं प्लस इक्वल्स टू, तो ये प्लस इक्वल्स टू ये जो सम के अंदर ही आई की वैल्यू को ऐड करेगा। तो यानी इसका सिंपल सा मीनिंग ये है सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। तो जैसे ही ये लूप बॉडी एग्जीक्यूट होगी 100 टाइम लूप बॉडी एग्जीक्यूट होगी तो ये जो इसका जो 1 से लेके 100 तक जो भी नंबर है उसका सम कैलकुलेट करके और इसको स्क्रीन पे प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ पे जैसे ही आई की वैल्यू 100 टाइम एग्जीक्यूट होने के बाद में आई की वैल्यू इंक्रीज होकर 101 होगी, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और कंडीशन फॉल्स होती है जो आपका प्रोग्राम कंट्रोल है लूप बॉडी के जस्ट बाद स्टेटमेंट पे ट्रांसफर हो जाएगा और ये स्टेटमेंट आपका जो प्रिंट कर देगा सम ऑफ नंबर्स बिटवीन 1 to 100 इज इक्वल टू 5050। तो इस टाइप से हम देख सकते हैं कि फॉर लूप कैसे वर्क करता है। अब बात करते हैं व्हाइल लूप की। व्हाइल लूप बेसिकली हम उस सिनेरियो में यूज करते हैं जहां पे हमें पहले से यह पता नहीं होता कि लूप बॉडी को
कि लूप बॉडी के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स हैं उनको कितनी बार एग्जीक्यूट करवाना है। तो जो व्हाइल लूप के केस में जो भी लूप बॉडी है वो तब तक एग्जीक्यूट होती है जब तक ये कंडीशन जो है आपका ट्रू है या फिर कंडीशन जब तक सेटिस्फाइड है, और जैसे ही कंडीशन आपकी फॉल्स होगी उस केस में प्रोग्राम कंट्रोल लूप बॉडी के बाहर शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं व्हाइल, फिर वो कंडीशन इवेल्युएट होगी। नंबर 2, तो कंडीशन इवेल्युएट, अगर कंडीशन ट्रू है तो प्रोग्राम कंट्रोल लूप बॉडी के अंदर, अगर कंडीशन फॉल्स है तो लूप बॉडी के जस्ट बाहर जो स्टेटमेंट है उसके पास में प्रोग्राम कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा। और लूप बॉडी के अंदर जैसे प्रोग्राम कंट्रोल एंटर होगा तो उस लूप बॉडी को एग्जीक्यूट करने के बाद में अगर हमने लूप कंट्रोल के लिए जो वेरिएबल यूज किया उसको अगर अपडेट करना चाह रहे हैं तो उसको हम अपडेट यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद में फिर से आपके कंडीशन इवेल्युएट होगी और कंडीशन अगर ट्रू है, अगेन कंडीशन ट्रू है तो प्रोग्राम कंट्रोल लूप बॉडी के अंदर, अदरवाइज प्रोग्राम कंट्रोल लूप बॉडी के जस्ट बाद जो भी स्टेटमेंट है उसके पास ट्रांसफर हो जाएगा। तो यानी कि जब तक आपकी कंडीशन ट्रू है तब तक लूप बॉडी एग्जीक्यूट होगी। तो दूसरी बात, व्हाइल लूप भी एक एंट्री कंट्रोल्ड लूप है, क्योंकि अगेन यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो कंडीशन जो है वो लूप में जब भी प्रोग्राम कंट्रोल एंटर करता है उसी पॉइंट पे कंडीशन इवेल्युएट होती है। तो इसलिए व्हाइल लूप भी एक एंट्री कंट्रोल्ड लूप है। तो इस एग्जांपल की हेल्प से हम व्हाइल लूप को अंडरस्टैंड करेंगे। इस एग्जांपल के अंदर हमने एक प्रोग्राम बनाया है तो किसी एक गिवन नंबर के अंदर जितने जो भी डिजिट्स हैं उन डिजिट्स के सम को फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पे हमने एक नंबर यूज किया है 456, क्योंकि नंबर वेरिएबल नम वेरिएबल के अंदर हमने उसकी वैल्यू को स्टोर करवाया है। फिर यहाँ पे हमने इस नंबर को प्रिंट किया है कि वो नंबर हम कौन सा यूज कर रहे हैं जिसके सम ऑफ डिजिट्स हम फाइंड आउट कर रहे हैं। फिर उसके बाद में हमने यहाँ पे एक सम ऑफ डिजिट्स के लिए एक जो सम वेरिएबल लिया है जिसकी वैल्यू को 0 से इनिशियलाइज करवाया है, एक रिमाइंडर वेरिएबल जो उसकी REM जो उसकी वैल्यू को रिमाइंडर को स्टोर करवाने के लिए जिसके अंदर हमने उसकी वैल्यू को 0 से इनिशियलाइज करवाया है। तो बेसिकली जो सम ऑफ डिजिट्स को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हम किसी भी नंबर को, अगर हमारे पास कोई भी जो डेसिमल नंबर है बेस 10 के अंदर जो भी नंबर है, अगर उसको हम 10 से डिवाइड करने के बाद में जो भी डिजिट हमें मिलेगी वो डिजिट उस नंबर की लास्ट डिजिट होती है। जैसे कि हम 456 को अगर 10 से डिवाइड करें तो 45 टाइम उसका जो उसका क्वोशिएंट होगा और 6 जो है उसका रिमाइंडर होगा, यानी जो कि इसकी लास्ट डिजिट है। तो उस लास्ट डिजिट ये जो रिमाइंडर है उस रिमाइंडर को हम फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ पे मॉडुलस ऑपरेशन की हेल्प से, और फिर उस जो भी हमें यहाँ पे जो लास्ट डिजिट मिलती है उस डिजिट को हम सम के अंदर ऐड कर देंगे। यानी कि अब सम की वैल्यू के अंदर हमारे पास में जो आपका लास्ट डिजिट है, फर्स्ट टाइम जब भी ये लूप एग्जीक्यूट होगा तो लास्ट डिजिट आएगी। उसके बाद में हम नंबर को 10 से डिवाइड कर देंगे। तो जैसे कि 456 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू 45। यह प्रोसेस हम तब तक कंटिन्यू करेंगे जब तक कि जो आपका नंबर जो है वो 0 नहीं हो जाता। तो इस लूप को हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पे आपका 456 है तो ये लूप बॉडी यहाँ पे 3 टाइम एग्जीक्यूट होगी। फर्स्ट इटरेशन के अंदर यहाँ पे जो भी ये जो लूप कैसे वर्क करेगा उसको हम इस टेबल के अंदर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इटरेशन, यहाँ पे इटरेशन यानी कि फर्स्ट इटरेशन के अंदर रिमाइंडर वेरिएबल जो भी आपने REM यूज किया उसके अंदर वैल्यू 6 होगी। सम के अंदर भी जो भी आपका सम प्लस रिमाइंडर ये भी वैल्यू 6 होगी, और नंबर की वैल्यू जो है फर्स्ट इटरेशन के बाद में 45 हो जाएगी। फिर सेकेंड इटरेशन के अंदर जो 45 और 45 को जब मॉडुलस ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे 10 से तो रिमाइंडर की वैल्यू 5, और इसको अब सम के अंदर ऐड करेंगे तो ये जो वैल्यू है वो सम की वैल्यू 11, और उसके बाद में जो आपका नंबर को जैसे ही 10 से डिवाइड करेंगे 45 को 10 से तो इंटीजर के अंदर जो इसकी वैल्यू है वो 4। और नेक्स्ट इटरेशन में थर्ड इटरेशन के अंदर जैसे हम फाइंड आउट करें तो यहाँ पे जो 4 मॉडुलस 10 यानी कि रिमाइंडर 4, सम की वैल्यू जो है वो
11 प्लस 4 यानी कि 15 और जो नंबर के अंदर नंबर डिवाइडेड बाय 10 यानी कि इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। और जैसे ही इसकी वैल्यू 0 होगी यह कंडीशन जो है आपका फॉल्स हो जाएगी और कंडीशन फॉल्स होती है जो प्रोग्राम कंट्रोल इस लूप बॉडी से बाहर इस स्टेटमेंट पे ट्रांसफर हो जाएगा और ये स्टेटमेंट जो है फिर आपका जो सम ऑफ डिजिट्स ऑफ गिवन नंबर को प्रिंट कर देगा यानी कि वैल्यू 15। तो सम ऑफ डिजिट्स ऑफ गिवन नंबर इज इक्वल टू 15। तो फाइनली हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 5 6 इसके हम डिजिट्स के सम की बात करें तो 4 प्लस 5 9 प्लस 6 15 जो कि आपके सम ऑफ डिजिट्स है। तो इस टाइप से जो देख सकते हैं कि हमें पहले से ये पता ही नहीं है कि ये लूप बॉडी कितनी बार एग्जीक्यूट हो रही है। तो इस टाइप की जब भी हमारे पास में कंडीशंस जो सिचुएशंस होती है इस टाइप की सिचुएशंस में हमें फॉर लूप यूज करना चाहिए। तो उसके बाद बात करते हैं डू वाइल लूप की। तो जो डू वाइल लूप की वर्किंग भी बिल्कुल वाइल लूप की तरह से होती है, लेकिन बस एक छोटा सा डिफरेंस डू वाइल और वाइल लूप के अंदर यह है कि वाइल लूप के अंदर जो कंडीशन है वो एंट्री पॉइंट पे इवेल्युएट होती है, जबकि डू वाइल लूप के अंदर जो कंडीशन है वो एग्जिट पॉइंट यानी कि लूप बॉडी के बाद में एग्जीक्यूट होती है। इसलिए हम डू वाइल लूप को एग्जिट कंट्रोल लूप भी कहते हैं। तो डू वाइल लूप का दूसरा जो डिफरेंस है वो ये है कि डू वाइल लूप की बॉडी कम से कम एक बार तो एग्जीक्यूट होती ही होती है, चाहे आपका कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स। तो जो आपका फॉर लूप और वाइल लूप दोनों एंटी कंट्रोल लूप है, जबकि डू वाइल लूप एग्जिट कंट्रोल लूप है। फॉर और वाइल लूप के केस में लूप बॉडी सिर्फ और सिर्फ कंडीशन ट्रू होने के केस में ही एग्जीक्यूट होती है, जबकि डू वाइल लूप के केस में अगर आपका कंडीशन ट्रू नहीं होता उस केस में भी लूप बॉडी कम से कम एक बार तो एग्जीक्यूट होती है। इसे हम एग्जांपल की हेल्प से अंडरस्टैंड करेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आपका जो यहाँ पे डू कीवर्ड उसके बाद में लूप बॉडी, तो जैसे ही जो प्रोग्राम कंट्रोल यहाँ पे आएगा और स्टेप नंबर 2 में पहले आपका लूप बॉडी एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद में हमने अगर कोई काउंटर वेरिएबल या फिर लूप कंट्रोल के जो भी वेरिएबल यूज किया है वो अपडेट होगा और यहाँ पे जो एग्जिट पॉइंट है उस एग्जिट पॉइंट पे जो आपकी कंडीशन इवेल्युएट होगी। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो उस केस में अगेन प्रोग्राम कंट्रोल लूप बॉडी के अंदर, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो लूप बॉडी के बाद में जो भी स्टेटमेंट होगा प्रोग्राम कंट्रोल वहां पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस एग्जांपल की हेल्प से हम डू व्हाइल लूप को अंडरस्टैंड करेंगे। यहाँ पे हमने एक वेरिएबल यूज किया है n जिसको हमने 6 से इनिशियलाइज किया है और इस वेरिएबल की वैल्यू को हम लूप के अंदर प्रिंट करवा रहे हैं और साथ ही साथ इसको अपडेट करके 1 से डिक्रीज भी कर रहे हैं। और ये प्रोसेस ये जो लूप हम तब तक रन करेंगे जब तक कि n की वैल्यू 0 से लेस यहाँ की जब तक कि n की वैल्यू 0 से ग्रेटर, यानी कि n की वैल्यू जैसे ही 0 होगी आपका लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो जब भी ये लूप एग्जीक्यूट होगा तो फर्स्ट टाइम में 6, सेकेंड इटरेशन में 5 4 3 2 1 तक प्रिंट करवाएगा और जैसे ही इसकी वैल्यू डिक्रीज होके 0 होगी तो ये कंडीशन फॉल्स और ये जो आपका लूप जो है यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा। अब दूसरे एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे हमने n की वैल्यू को 6 के स्थान पे -6 से इनिशियलाइज करा और यहाँ पे हमने कंडीशन पुट की है n इज ग्रेटर देन 0, तब तो आपकी लूप बॉडी एग्जीक्यूट होनी चाहिए, जो कि -6 जो है ऑलरेडी 0 से लेसर है, यानी कि ये कंडीशन पहले से ये कंडीशन जो है फॉल्स है। तो ये फिर भी ये लूप बॉडी कम से कम एक बार तो एग्जीक्यूट होती है, क्योंकि डू व्हाइल लूप के अंदर जो भी कंडीशन है वो कंडीशन लूप बॉडी के एग्जिट पॉइंट पे टेस्ट होती है, इवेल्युएट होती है। इसलिए डू व्हाइल लूप के केस के अंदर लूप बॉडी कम से कम एक बार एग्जीक्यूट होगी, चाहे आपका कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स। तो जब भी हम डू व्हाइल लूप को यूज करें अपने प्रोग्राम के अंदर तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि अगर लूप बॉडी कंडीशन फॉल्स होने के केस में भी एक बार एग्जीक्यूट होती है तो उससे हमारे प्रोग्राम का जो भी मोटिव है, हम प्रोग्राम के अंदर जो भी रिजल्ट प्रोड्यूस करना चाहते हैं, जो भी आउटपुट प्रोग्राम से चाहते हैं वो अफेक्ट
नहीं हो। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया है पीएचपी लैंग्वेज के अंदर लूपिंग स्टेटमेंट्स कौन से हैं, और उसके अंदर हमने फॉर लूप, फाइल लूप और डू फाइल के बारे में यहाँ पे लर्न किया है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फॉर ईच लूप के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जंपिंग स्टेटमेंट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, जो कि बेसिकली लूप कंट्रोल के लिए यूज करते हैं। थैंक यू।